डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू। आज हम डिस्कवरिंग ट्रूथ सागा कंटिन्यू का सेकंड पार्ट कंप्लीट कराएंगे। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट आपने स्टडी कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और कुछ स्टूडेंट की यदि क्वेरी है तो मुझसे कभी भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। कोरोना डिजीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, अपना सावधानी बरतें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन हिज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो अपनी बचाव में कार्टर के पास वास्तव में थोड़ी बहुत ही चॉइस थी। यानी कि उस मम्मी को बाहर निकालना है बॉक्स से तो तोड़फोड़ करनी ही पड़ेगी। वैसे तो वो बुरी तरह से चिपक गई थी उसके बॉक्स के और वो निकल नहीं पा रही थी। उसको रेज में भी रखा गया, धूप में भी, लेकिन काफ़ी 149 डिग्री टेम्परेचर भी वो रेजिन नहीं पिघला। सीमेंट की तरह चिपक गई थी वो मम्मी उस ताबूत में, उस कॉफिन में। तो कहा है कि भाई कार्टर के लिए बहुत ही थोड़ी बहुत चॉइस बची भाई, तो बस ये इसको हटाना है तो दूसरा प्रयोग करना होगा। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मीज फ्री, कि काटे बगैर मम्मी वहाँ से स्वतंत्र हो नहीं सकती थी। जो मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। चोर वास्तव में ही क्या करेंगे, ये सारा सारा सोना उस मम्मी का निकाल के ले जाएंगे और मम्मी को यहाँ पटक देंगे। इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, बस उस मम्मी के ऊपर से सारा सोना निकाल लेंगे। जो मम्मी के ऊपर चढ़ाया हुआ है ना सोने का मुकुट, उसको सोने का फिश बना रखे है उसके ऊपर, तो उसको वहाँ से ले जाएंगे। तो उसको बचाना ज़रूरी है और उसने अपने एग्जामिन भी करना ज़रूरी है। तो इस तरह से क्वार्टर सोच रहा है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। टूट के समय में जो शाही परिवार थे ना, फेबुलसली वेल्दी, बहुत ही धनी हुआ करते, बहुत ही अमीर हुआ करते। हेल्दी एंड दे वर थॉट, उन्होंने सोचा और होप, कुछ उम्मीद थी, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि भाई उन्हें वहाँ धन की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, दूसरी दुनिया में जाने के लिए तो और सारा धन दौलत तो चाहिए, इसलिए तो उसके साथ सोना रखा करते हैं। जब मरने के बाद जो भी रॉयल फैमिली से जो किंग होता था उनके साथ ऐसा ही करते थे। मम्मी बनाने के बाद वहाँ के सिविलाइजेशन को ये तरह से बिलीव था कि मरने के बाद आदमी जीवित रहता है और उसकी आत्मा को सब चीज़ चाहिए। दूसरे लोग में जाने के लिए धन दौलत नहीं होगा तो कैसे जाएगा। तो उनके साथ सभी सारी ऑर्नामेंट्स, बहुत सी चीज़ें, वो धन दौलत उसके साथ कब्र में, चैम्बर में रख दिया करते। खाने पीने के लिए भी ये था कि भाई उसे भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो खाए पिएगा, तो खाने का सामान रख दिया करते। उनको विश्वास था कि मरने के बाद आत्मा जीवित रहती है और उसे सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये विश्वास उन लोगों में था, इसलिए ऐसा वो किया करते। तभी उसके चैम्बर में काफ़ी मात्रा में धन दौलत मिली है, बर्तन वगैरह मिले उन्हीं के नहीं बिलीव के अनुसार। किंग टूट वॉज लेविस्ड, किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोड्स, तो बहुत सारे सामान, प्रीशियस कॉलर्स, कीमती
कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेस, हार थे, ब्रासलेट्स, कंगन भी थे, रिंग्स, अंगूठियाँ थी, एमुलेट्स, और सेरेमोनियल एप्रॉन, लबादे थे, सैंडल्स थी उनके साथ, और शेथ्स फॉर हिज फिंगर्स, अंगली में अंगुस्ताने थे, शीश कहते अंगुस्ताने जो अंगली में पहने जाते हैं, एंड टोज और पैरों में पहने जाते हैं वो सब अंगुस्ताने भी थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, और अंदर का जो कॉफिन था और मास्क था उसका, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब सोने का बना हुआ था। टू सेपरेट फ्रॉम हिज अडोर्नामेंट्स, उसके सजावट वाले सामान से सेपरेट करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के आदमी क्या किया, उस मम्मी का हेड को अलग कर दिया, एक एक हिस्से को काटा है उन्होंने ताकि मम्मी वहाँ से निकल सके। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और बड़े बड़े जॉइंट को उसने काट के अलग किया। वंस दैट फिनिश्ड, और एक बार उन्होंने इसको समाप्त कर लिया। They resembled the remains on a layer of sand in a wooden box, और रेत में इस वुडन बॉक्स में उनको रखा। विद पैडलिंग देयर कंसील्ड द डैमेज द बेड, उसी बेड के ऊपर जो था वहाँ, वेयर टू नाउ रेस्ट, अब टूट वहाँ रेस्ट कर रहा था। यानी कार्टर ने उसको बाहर निकाल लिया और फिर उसको एक एक हिस्से को काटा, उसके हेड को अलग कर दिया उसके आदमी ने जो कार्टर के साथ सेवा में काम कर रहे थे। बाद में फिर उसको इंस्पेक्शन करने के बाद, एक्सरे वगैरह लेने के बाद, और फिर उसको वहीं बॉक्स में रख के अंदर पहुंचा दिया गया। आर्कियोलॉजी यहाँ शुरू करें। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades। आर्कियोलॉजी में भी काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गया है, पुरातत्व विभाग में भी। इंटरवेनिंग डिकार्ड्स, इतने दशक के अंदर, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, और जीवन के मृत्यु के रहस्य को सुझाने के लिए, उसके जीवन के बारे में जानने के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पहले की तुलना में। यानी पहले की जो आर्कियोलॉजी थी वो तो खजाने के बारे में से ध्यान फोकस था उनका पर, लेकिन आज की जो आर्कियोलॉजी है, यहाँ की जो पुरातत्ववेत्ता खोज करते हैं किसी डेड बॉडी की वैसे की, तो ये देखते हैं कि उसकी जीवन कितने समय का था, मरने के समय उसकी उम्र कितनी थी, और मरा कैसे है। ये रहस्य उजागर करता है आज की टुडेज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। पहले की आर्कियोलॉजी देखा करती भाई कि क्या कुछ खजाना था, कैसे कैसी चीज़ें थी, कितनी कीमती, पहले उस पर फोकस हुआ करता, लेकिन अब चेंज है आर्कियोलॉजी में, उनकी टॉपिक सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अब इस पर ज़्यादा फोकस करती है कि भाई मृत्यु जीवन का रहस्य क्या है, कितने समय तक जीवा, कब मरा है और कैसे उसकी डेथ हुई, इस पे आज की आर्कियोलॉजी काम करती है। और यही टुटकी डेथ का और जीवन का रहस्य को जानने के लिए ये आर्कियोलॉजी काम कर रही है इस समय 2005 में। इट आल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी इस्तेमाल करती हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आजकल उसका सहारा ले रही है, उसमें भी काफ़ी चेंजिंग आ गई है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर डिस्कवरी के 40 साल बाद, देखो ना, कार्टर बाय 1922 में इसकी डिस्कवरी की थी, इस टॉम को खोज निकाला था 1968 में, यानी कि उसके 40 साल के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, उसने मम्मी का एक्सरे लिया। कार्टर ने तो खोज वैसे की है, उसने अपने बस इंस्ट्रूमेंट से वैसे देखा है उसको, लेकिन उसकी 40 साल के बाद यानी 1968 में उसका मम्मी का एक्सरे लिया गया, तब उस मम्मी को बाहर निकाला। एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, तथ्य का पता लगाने के लिए, बीनीथ द रेजिन
दैट केक्स हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर केक्स था। हिज ब्रेस्ट बोन, जब एक्सरे देखा तो ब्रेस्ट बोन छाती की जो हड्डी थी एंड फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियाँ आर मिसिंग, यानी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, ये मिस थी, गायब थी है। अब ये या तो 1922 में गायब हुई होगी, तो ये 1968 में एक्सरे के दौरान रिपोर्ट मालूम पड़ी। 1922 में हावर्ड कार्टर ने इसको खोजा, इसका कुछ अध्ययन किया, ताबूत से इसको निकाला। 19 के बाद उनके एक एक मम्मी के एक हिस्सों अलग किया। 1968 में जब इसको निकाला तो इसका एक्सरे लिया गया। अब 2005 में सीटी स्कैन किया जाना है। अब सीटी स्कैन के बारे में सूचना दी जा रही है, तो इस सिद्धांत टुडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो आज की जो डायग्नोस्टिक इमेज है वो उसको तैयार किया जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, सीटी स्कैन करने के बाद। बाई विच 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन, यानी लगभग सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं क्रॉस सेक्शन में उस वस्तु के जिसका इंस्पेक्शन किया जाना है, आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल, फिर उसकी 3 डायमेंशनल इमेज तैयार की जाती है। वो सैकड़ों एक्सरे ले करके उनको एक के ऊपर एक रख करके ब्रेड की तरह, और फिर एक 3 डायमेंशनल स्लाइस तैयार की जाती है। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तैयार हो जाती है उससे, जब स्लाइस तैयार होती है, यानी कि उसकी पूरा शरीर दिखाई देती है, जैसे कोई बॉडी शेप हो, तो उसको 3D में चेंज कर देते हैं 2D के बजाय। पर कब होता है, जब सैकड़ों एक्सरे खींचने के बाद एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो 3D इमेज बन जाती है। वट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रुथ देन द एक्सरे, बट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रुथ। तो ट्रुथ का सीटी स्कैन जब होगा तो क्या प्रकट होगा, देन द एक्सरे, एक्सरे तुलना में उसके बॉडी पर और पूर्ण अच्छी तरह जानकारी मिलेगी। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और बहुत बड़े क्वेश्चन का हल, इसका आंसर लेना है। हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ द डेथ, कि मरने के समय उसकी उम्र कितनी थी, कितनी उम्र का था। तो ये सीटी स्कैन ढंग से क्लियर हो पाएगा। किंग टूथ डिवाइस वाज ए बिग इवेंट, किंग टूथ की डिवाइस वाज ए बिग इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही मानक पर। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने परिवार में अंतिम था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी जो मतलब उसकी मृत्यु जो हुई और उसकी जो समाधि, वो समझो उस डायनेस्टी साम्राज्य के अंतिम समाधि। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, परंतु विशेष रूप से पासिंग अवे, उसके जाने के, एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, वो अभी रहस्य अनसुलझे हैं, समझ नहीं पाए। तो ये 2 रहस्य जानने के लिए सीटी स्कैन किया जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि सीटी स्कैन टूथ का क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। तो 2 रहस्य जानने के लिए, क्या क्या, एक तो हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये जानने के लिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीटी स्कैन उसका किया जा रहा था 5 जनवरी 2005 को। अब थोड़ी स्टोरी आगे शुरू होती है एमनहोटेप की, कि एमन, ये टूट के परिवार के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एमनहोटेप टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, टूट के पिता या दादा, वाज ए पावरफुल फेरो, शक्तिशाली फेरो थे। देखो मिस्र में राजाओं को फेरो बोला जाता, PHARAOH। वो रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, इन्हें 4 दशक 40 साल तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और वो 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, वो सुनहरा समय था। हिज सन एमनहोटेप IV, अब एमनहोटेप III का बेटा एमनहोटेप IV आया, सक्सेडेड, उसका उत्तराधिकारी बना।
एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, और इतिहास में उसका भी अद्भुत समय रहा, एंशंट इजिप्ट। एंशंट इजिप्ट, द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। ये जो नया फेरो आया था एमेनोट फोर्थ, प्रमोटेड द वर्शिप, किसकी पूजा को बढ़ावा दिया, किसकी पूजा प्रमोट किया, एटन की पूजा। एटन कौन था? द सन डिश, सूर्य का देवता, उसे एटन बोलते हैं मिस्र में, इजिप्ट में। तो उसने एटन की पूजा की। एमनहोटप थर्ड तो अमून का पूजक था, यानी कि चांद देवता का पूजक था, अमून का पूजक था। और ये था एटन का पूजक। एटन होता है सन डिश, सूर्य देवता, सन गॉड कहते हैं इसको, एटन। ये एटन भाषा है मिस्र की, और अमून भाषा है मिस्र की ही चांद के लिए। तो वो जो एमनहोटप फोर्थ आया है, एमनहोटप थर्ड का बेटा, वो एटन की पूजा करता है। एमनहोटप थर्ड जो है अमून की पूजा करता है, ध्यान रखना। तो दोनों के विचारों में विरोधाभास है, एक सूर्य की पूजा करता है, एक चांद की पूजा करता है। तो सूर्य की पूजा करने वाला चांद को पसंद नहीं करता, चांद देवता को। तो चेंज हिज नेम टू एखनएटन, अब उसने अपना नाम भी एखनएटन रख लिया, एटन के नाम पे। और सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी कि एटन का नौकर, एटन का दास, सूर्य का दास। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखनएटन। और थेब्स से भी नई राजधानी, मतलब धार्मिक राजधानी उसने अपनी अलग बना ली, थेब्स की जगह एखनएटन बना ली, अपना नाम भी चेंज कर लिया है, राजधानी भी एखनटाटन, एखनटाटन कहेंगे इसको। एखनएटन तो नाम है खुद का, और एखनटाटन उसका राजधानी का नेम है, उसकी कैपिटल का नाम है, वो भी चेंज हो गई। पहले उसका एखन एमून नाम रखा था उसके एखनएटन, एमनहोटप थर्ड ने, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर एखनएटन रखा। उसके जो पिता थे उन्होंने उस राजधानी का नाम थेब्स था, उसको भी चेंज किया, और उसने एखनटाटन कर दिया उसका नाम। थोड़ा नाम में मिसगाइड ना होना बेटा, ध्यान रखना। नॉन नाउ, हाँ ध्यान दीजिए, नॉन नाउ एज अमारना, जो अब अमारा नाम से जानी जाती है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। एक दूसरा शौक और दिया उसने, एखनएटन ने, कि उसने अमून पर अटैक कर दिया। ए मेजर गॉड, बहुत बड़ा देवता उसमें माना जाता था। स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी इमेज को नष्ट कर दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसके मंदिर तक तोड़ दिए अमून के। चांद देवता को उसे कुछ भी पसंद नहीं था सूर्य के अलावा। तो इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, बहुत भयानक समय था। सेट रे जॉनसन रे कहता है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वाज कमिंग टू एन एंड। उसके बाद परिवार जो शासन किया सदियों तक, और अब उसका एंड आ गया था। एंड देन एखनएटन वेंट ए लिटिल वैकी, और एखनएटन जो है थोड़ा सा सनकी हो गया था, एक पागलपन की अवस्था में, वैकी है तो पागलपन अवस्था में आ जाना, वैक पागलपन अवस्था। अब आफ्टर एखनएटन डेथ, एखनएटन की डेथ के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैनखैखरे, एक और रहस्यमय शासक आया जिसका नाम है स्मैनखैखरे। स्पीयर्ड ब्रीफली, वो कुछ समय के लिए आया। एंड एक्सेप्टेड विद हार्डली ए ट्रेस देन द वेरी यंग टूटनखाटेन, अब टूटनखाटेन टुक द थ्रोन। तो टूटनखाटेन ने वो गद्दी संभाल ली। उसके बाद, किसके बाद? ये स्मैनखैखरे के बाद, यानी एखनएटन के बाद स्मैनखैखरे आ गया। स्मैनखैखरे के बाद फिर टूटनखाटेन हो गया। टूटनखाटेन के टुक द थ्रोन, गद्दी संभाली। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज उसको किंग टट नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज
नेम टू टूटनखामुन। अब उस बच्चे ने भी टूटनखाटेन से टूटनखामुन रख लिया, यानी अपने दादा वाला नाम रख लिया। वो अखनामुन था, ये टूटनखामुन हो गया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी चांद की जो इमेज, जीवित चांद की इमेज। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ हिज ओल्ड एज, और पुराने तरीक़ों से उसने काम किया, यानी अपने दादा के पैतरे पे चला। जो दादा जिसकी पूजा करता था वो इसने पूजा की, एटन की पूजा इसने बंद कर दी। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक ये भी चल बसा। इसी का रह जानने के लिए सिटी स्कैन किया जा रहा था। थैंक यू प्यारे बच्चों, हमारा लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद थोड़ी जानकारी वो बाद में देंगे आपको। तो इसको रिवाइज कर लीजिए ढंग से, एक बार फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, और जो कुछ समझ नहीं आता तो फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा यहाँ तक। अब कुछ ही पार्ट शेष है, इसे मैं बाद में पूर्ण कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।